नमस्कार, अभिवादन। मैं आपका दुर्गेंद्र चौहान हूं। कल यानी 23 फरवरी को चुनावी चक्रव्यूह का चौथा चरण यानी हमारे मुताबिक चक्रव्यूह का चौथा द्वार है। द्वार तोड़ना है। उत्तर प्रदेश के चौथे चरण के चुनाव में 9 जिलों की 59 सीटें टारगेट पर हैं। दिग्गजों की साख दांव पर है। कौन इस चक्र को भेद पाएगा? चक्रव्यूह को कौन भेद पाएगा? ये बड़ा सवाल है। पहला चरण जाटलैंड, दूसरा चरण मुस्लिम बेल्ट, तीसरा चरण यादवलैंड और अब बारी है चौथे चरण की, यानी कि अवध की। अवध की लड़ाई है और कुछ तराई का भी इलाका है। मंथन में आज बात चक्रव्यूह के चौथे द्वार की। अब एक दिलचस्प लेकिन सटीक जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव में 403 में से 172 सीटों के लिए अब तक वोट डाले जा चुके हैं। यानी 3 चरणों में चक्रव्यूह के, इस चुनावी चक्रव्यूह के 3 द्वार तोड़ने के लिए 120 के लगभग सीटों पर जिसका पलड़ा भारी रहा होगा, तो ये माना जाएगा कि 3 द्वार तोड़कर वो चौथे द्वार में तगड़ी लड़ाई में है। लेकिन इन 3 चरणों में 172 सीटें और चौथे चरण के दौरान अवध, कभी अवध की राजधानी लखनऊ, अवध क्षेत्र, खास लखनवी इलाका और उसके आसपास का आम का बेल्ट और जो तमाम इस तरीके के आसपास की जो तराई का इलाका है, सीतापुर आसपास का इलाका है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखना दिलचस्प होगा। उन्नाव है, वीरों की धरती, चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली, महाप्राण निराला की जन्मस्थली, कर्मस्थली, पंडित प्रताप नारायण मिश्र की जन्मस्थली, गुरुओं और महागुरुओं का जिला उन्नाव जिला, वहां भी कल वोट डाले जाएंगे। और उन्नाव जिले में ही है देश की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र भगवंत नगर। तो ये दिलचस्प मसले हैं। लखनऊ के साथ कभी कांग्रेस की राजधानी या गढ़ कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश रायबरेली पर भी सबकी खास नजर रहेगी। यह गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। यह खास बात हमने आपको बताई भी। लेकिन विधानसभा चुनावों में ये काफी अरसे से कांग्रेस यहां पिटती रही है, लेकिन इतना भी नहीं पिटती रही कि सीटें ना आए। 1-2 सीटें आती रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इसी रायबरेली से सांसद हैं। प्रियंका गांधी अपनी मां के संसदीय क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहती हैं और इस इलाके से सटा हुआ अमेठी का इलाका है, जहां से सांसद कभी राहुल गांधी हुआ करते थे। इस बार वो चुनाव हार गए। अब स्मृति ईरानी वहां से सांसद हैं और वो भी काफी सक्रिय रहती हैं। अवध क्षेत्र की सीटों पर सबकी नजर है, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनावों में जिस पार्टी ने यहां की सीटों को जीता, उसी की सरकार बनी। भाई ये जो हमारे साथी भी है ना, दिल्ली से लेके लखनऊ से लेके उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में जो बैठे हमारे पत्रकार हैं, वो हर चरणों में यही कह रहे हैं कि ये चरण जीता जो उसकी सरकार बनेगी। लेकिन चुनाव का गणित थोड़ा अलग होता है। ये सबसे आसान रास्ता है ये बता देने कि भाई ये चरण जीतोगे तो सरकार बन जाएगी। पहले चरण से ये शुरू हुआ। ये जो कथा और कथानक पहले चरण से शुरू हुआ कि भाई पहला चरण जो जीतेगा उसकी सरकार, फिर दूसरा चरण जो जीतेगी उसकी सरकार। अब ये सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं कि भैया ये कौन सा गणित है। लेकिन भाई अब हमारे साथी हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तमाम माध्यमों में देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उनको भी लगा कि भाई ये कार्यक्रम संपादक जी का है तो इसमें लिख दिया जाए कि चौथा चरण है, बता दिया जाए कि भाई चौथा चरण है।
तो अब इसको जीतेगा जो सरकार बनेगी, हो सकता है ऐसा, मैं इसको खारिज नहीं करता हूं, लेकिन हर चरण चुनाव में महत्वपूर्ण होता है। ये चीजें अब तक पहले चरण से लेकर अब तक हमने देखी हैं। अगर एक भी चरण में कोई दल बुरी तरह पिटता है तो पूरे चुनाव में उसका उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो भी चरण है वो 50 से ऊपर ही सीटों का रहा है। साथ ही चौथे चरण में सबसे महत्वपूर्ण बात रोकेंगे, अपने सहयोगियों को कहेंगे कि भाई ये बहुत बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, ये हमारे दर्शकों को दिखाते रहें। इन 9 जिलों की 59 सीटें हैं और एक करहल की सीट है, उसमें कल पुनर्मतदान होगा। एक बूथ लूटने की घटना, वहां बूथ कैप्चरिंग की घटना सामने आई, जिसकी शिकायत वहां के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट एसपी सिंह बघेल ने की थी। हम बात चौथे चरण की, चौथे चक्रव्यूह के चौथे द्वार की कर रहे हैं। 16 सीटें यहां अनुसूचित जात के लिए आरक्षित हैं और इस चरण की करीब 90% सीटों पर बीजेपी और उनके सहयोगियों ने कब्जा किया था 2017 में। बीजेपी ने जो ये 59 सीटें हैं, इनमें 51 सीटें जीती थी। धुआंधार प्रदर्शन, भूतो न भविष्यतो। जबकि एक सीट उनके सहयोगी अपना दल ने जीती थी फतेहपुर की, जो बाद में जय कुमार सिंह जैकी उस सीट से जहानाबाद से जीत कर आए और जेल मंत्री बने। समाजवादी पार्टी को 4 सीटें तो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी को 2-2 सीटें इस चरण में मिली थी। लेकिन इस बार कांग्रेस और बसपा के लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल मुझे नजर आ रही है कि भाई क्या इस चरण में ये 2017 का प्रदर्शन ये दोनों दल दोहरा पाएंगे। इस पे थोड़ा सा मुझे संदेह लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में तो धुआंधार टकराव है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पार्टियों ने धुआंधार तरीके से प्रचार किया, बुलडोजर से लेके तमंचावादी, आतंकवादी, बुलडोजर बाबा, तमाम तरीके से लोगों को बताया गया। दवाई की बात की गई, रोजगार की बात की गई, सिंचाई की बात की गई, मुफ्त बिजली की बात की गई। यहां तक कि कहा गया कि भाई जो लड़के ओवर एज हो गए हैं उनको 3 साल उनको छूट दी जाएगी, वो चाहे जिस जाति धर्म के हों। ऐसा नहीं कि केवल आरक्षित वर्ग के लोगों को दिया जाएगा। भीड़ का जबरदस्त प्रदर्शन भी किया गया मतदान से ठीक पहले, यानी कल। और आज भी इन इलाकों में जो प्रत्याशी हैं उनके लोग लगातार जुटे रहे, किसी न किसी तरीके से आखिरी तक ये कोशिश करते रहे। और यही नहीं, आसपास की सीटों में आज जहां 5वें चरण में चुनाव है, चौथे चरण का तो प्रचार कल ही बंद हो गया था, लेकिन 5वें चरण में जहां चुनाव है, उन इलाकों की जो चौथे चरण वाली जो सीटें हैं उनसे सटे हुए इलाकों में, चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो और चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, इन लोगों ने धुआंधार सभाएं आज भी की और कल भी होंगे जब मतदान हो रहा होगा। क्योंकि हम ये ट्रेंड देख रहे हैं पिछले कई चुनावों से, 2-3 चुनाव हो गए देखते हुए कि 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 90 किलोमीटर के दायरे में जहां वोट पड़ रहे होते हैं, वहां से राजनीतिक दल, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी माफ कीजिएगा, संदेश और संकेत देती है। सुबह सुबह कुछ ट्वीट आ जाते हैं मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के, अखिलेश यादव भी करने लगे हैं और भी दल लोग करने लगे कि भाई इसके नाम पर आप लोग वोट दीजिए। तो अब कोई पर्दा, कोई आचार संहिता का डर, कोई दबा छुपी बातें कुछ रह नहीं गई। जो चौथे चरण के तमाम क्षेत्र हैं, चाहे रायबरेली का इलाका हो, अमेठी का इलाका हो, इन इलाकों से सटे इलाकों में नेताओं ने सभाएं की। अखिलेश यादव आज प्रयागराज में थे और प्रधानमंत्री मोदी बहराइच में थे। अब ये इलाका भी बिल्कुल सटा हुआ है, तो अखिलेश और मोदी दोनों ने अपने अपने तरीके से चुनाव में परसेप्शन बनाने की कोशिश की
और बार बार ये बताने की कोशिश की कि भाई देखो भीड़, अब ये दौर आ गया कि वो भीड़ दिखा रहे हैं कि देखो भाई भीड़ किसके साथ है। बड़े दिलचस्प होगा इन नेताओं को सुनना। ये पहली चुनावी सभा में देख रहा हूं जहां पर मंच के चारों तरफ सभा चल रही है, जहां मैं सामने बड़ी संख्या में लोगों को देख रहा हूं, वही बाईं तरफ भी उसी तरह की सभा दिखाई दे रही है, दाएं हाथ में भी वही सभा दिखाई दे रही है और पीछे भी उसी तरह की सभा दिखाई दे रही है और मंच तो पूरा भरा है हमारा। ये जोश जो नौजवानों का और सहयोग समर्थन जो हमें बुजुर्गों का, किसानों का, माताओं बहनों का मिल रहा है, मैं ये कह सकता हूं कि 22 में समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हमारे बुलडोजर बाबा कमाल के हैं जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि जिस समय यहाँ के लोग वोट डालेंगे बुलडोजर बाबा की भाप निकाल देंगे। जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे उनकी भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? लेकिन ये जो दृश्य मैं देख रहा हूं, कहीं पैर रखने की भी जगह रखी है कि नहीं? और जितने लोग यहां हैं, मैं उधर बाहर देख रहा हूं, पता नहीं उनको सुनाई देता होगा नहीं देता होगा, इतनी बड़ी तादाद में लोग आज यहां दूसरे जिलों से भी एक तो यहां मौजूद है, बाकी लोग वर्चुअली और जिलों में भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं उन सबको भी यहां से प्रणाम करता हूं। तो भीड़, दोनों नेता अखिलेश यादव करें भाई इधर भी भीड़, उधर भी भीड़, दाएं भी भीड़, बाएं भी भीड़, ये अब जो चुनाव भीड़ का परसेप्शन बनाने पर आकर टिक रहा है। ये पांचवें चक्रव्यूह की तैयारी है, लेकिन निशाना चौथे चक्रव्यूह पर है इन धनुर्धरों का। जो राजनीतिक धनुर्धर हैं, चाहे मोदी, चाहे योगी हों, चाहे अखिलेश हों, प्रियंका हों, इनका निशाना, वो खड़े जरूर हैं पांचवें चरण के रण में, लेकिन निशाना चौथे चक्रव्यूह के चौथे द्वार पर ही है कि किस तरह ये कौन द्वार तोड़ ले जाता है। परसेप्शन बना रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं और आह्लादित भी हो रहे हैं, प्रसन्न भी हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई देखो कितनी भीड़ है, कहीं पैर रखने की जगह नहीं है, जबरदस्त। अखिलेश साहब कह रहे हैं कि भाई प्रयागराज में जो भीड़ उमड़ी, पूरी चुनावी जनसभा में कहीं भी ये भीड़ नहीं उमड़ी। ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत और संदेश है। जरा वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। बड़ी जबरदस्त तस्वीरें हैं। ये दो खिड़कियों में आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हजारों समर्थकों की ओर, जहां वो कह रहे हैं कि पैर रखने की जगह नहीं, और सही मायने में दिल से खुश हो रहे हैं प्रधानमंत्री की, वाह क्या भीड़ है। तो नेता खुश तो होते हैं भीड़ देखकर, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, और बहुत जबरदस्त खुश होते हैं। और नेता को भीड़ ना मिले तो कई अभी वीडियो वायरल हुए हैं कि कई नेताओं ने रोड शो बंद कर दिया, कई नेता मंच से उतर गए। ये दोनों तरफ है, या नहीं वो कहे तो बोले आगे बढ़ गए। ये सपा और भाजपा दोनों नेताओं के साथ इस चुनाव में हुआ है, और दोनों ने भी इस तरह से नाराजगी भी जताई है अपने स्थानीय प्रत्याशियों और जो समर्थक हैं उनको। लेकिन चौथे चरण में, जो पांचवें चरण की भीड़ को चौथे चरण में एक मुद्दा बनाकर दोनों दलों ने पेश किया है कि भीड़ किसके साथ है। ये बड़ी बात है। ये पिछले चुनाव में 2017 में अखिलेश यादव की सभाओं में खूब भीड़ उमड़ती थी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई मैं तो इसी आश्चर्य में था कि ये भीड़ वोट में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हुई।
तो 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी 403 की विधानसभा में आके रुक गई। तो ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे साथ देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार बिलाल सब्जवारी जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन बिलाल साहब, बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आप बीच बीच में हमें समय देते रहते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। बिलाल साहब, चौथा चरण है और अवध की लड़ाई है, अवध पर चढ़ाई है और अवध की लड़ाई है, और फिर उसके साथ अवध के से सटे जो इलाके हैं उनमें 59 सीटें हैं और एक रिपोलिंग एक बूथ पर होनी है। वो खैर कोई बहुत मायने नहीं रखती, वहाँ शिकायत हुई और आयोग ने रिपोलिंग करा दी। लेकिन ये अवध की लड़ाई, भीड़ की बात कर रहे हैं अगल बगल के इलाकों से, वो बुलडोजर की बात करते हैं। वो बाबा जी ने कल अयोध्या में कहा कि भाई एक हाथ में विकास की छड़ी, दूसरी तरफ बुलडोजर। और अभी हम उनको कहीं सुन रहे थे तो वो कह रहे थे कि बुलडोजर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है, माफिया राज को ध्वस्त करने का प्रतीक है। तो ये अवध की लड़ाई आप कहाँ टिका पाते हैं और दोनों दलों को कितने पानी में कहाँ पर आप खड़ा करेंगे बिलाल साहब? दुर्गेंद्र जी, अभी आप थोड़ी देर पहले भीड़ की बात कर रहे थे। तो लोकतंत्र में नेताओं के रैलियों में भीड़ आना तो उनकी एक खुराक से जुड़ा होता है। भीड़ देखकर नेता का जो रक्त प्रवाह है वो तेज होता है, तो खुशी उसके चेहरे पर आती है। ये बात भी ठीक है कि सिर्फ भीड़ से ही कुछ नहीं होता, ये वोट ट्रांसफर भी हो, वोट के रूप में ट्रांसफर हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वही कुछ थोड़ी आपने ये भी जिक्र किया कि कुछ लोग द्वितीय चरण की बात कर रहे थे, तृतीय चरण में बात कर रहे थे कि चौथे चरण में निर्णायक होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इस हर चरण महत्वपूर्ण है और जो पार्टी हर चरण को जीतती हुई चलेगी वही इस उत्तर प्रदेश की जो लक्ष्य है सत्ता पाने का, वही उसको उसी को ही प्राप्त होगा। ठीक बात, हाँ, ठीक बात। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि चौथा चरण के अंदर जो समीक्षक है वो ये भाप सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता की जो मूर्ति आकार ले रही है उसका रुख क्या है, उसका जो ढांचा क्या है, वो किधर जा रही है। तो चौथे चरण में इसके संकेत स्पष्ट हो जाएंगे। 172 सीटों पे चुनाव पहले हो चुका है। अब अवध चौथे चरण, जो अवध का क्षेत्र कहला जाता है, लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है, काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, सभी तरह के मुद्दे काम कर रहे हैं। पोलराइजेशन भी हो रहा है। ये कहना कि पोलराइजेशन नहीं हो रहा है, इस बार पोलराइजेशन ने भी अपनी जड़ जमा ली और उत्तर प्रदेश की भूमि पर पोलराइजेशन का भी इम्पैक्ट दिखाई देना पड़ रहा है। वही जातीय समीकरण भी अपने आप में एकजुट होते दिखाई पड़ रहे हैं। आपने जिक्र किया था कि बुलडोजर के माध्यम से बड़े बड़े निर्माणों को गिराने की बात की जा रही थी, तो वहीं उसी के काउंटर के अंदर जो छुट्टा पशु है वो किसानों की खेती को जो बुलडोज कर रहे हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। तो जिस तरह से अखिलेश ने अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश की है, क्षेत्रीय दलों से जो गठबंधन किया है, वो उनके उस परसेप्शन को तोड़ता है कि यादव वर्सेस नॉन यादव जो बिरादरियां होती थी, जो यादव के अगेंस्ट या अल्पसंख्यक विरोध में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की कोशिश, उनको एक मौका मिलता था। तो अखिलेश यादव ने अपने साथ उन ताने बाने को, अपनी जातियों के ताने बाने को बड़ा किया है, जो उनकी सिर्फ यादव इमेज के प्रतीक को तोड़ता है, बल्कि वो पिछड़ों के नेता के रूप में उन्हें कन्वर्ट करता है। कि अब उन्होंने जो ताना बाना बुना है क्षेत्रीय दलों के साथ और जो पिछड़े दलों के साथ उन्होंने अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाया है, तो अब अखिलेश का जो चेहरा है सिर्फ यादव के रिप्रेजेंटेशन नहीं बल्कि पिछड़ों के रिप्रेजेंटेशन के रूप में कन्वर्ट हो गया। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और मुख्यमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान, अनुराग ठाकुर, केंद्र की पूरी कैबिनेट जिस तरह से स्टार प्रचारकों की एक रेलम पेल है उत्तर प्रदेश के चेहरों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अपने स्टार प्रचारकों को उतार दिया है। उसमें जया बच्चन भी अब शामिल होंगी, डिंपल यादव उतर चुकी हैं और
शिवपाल यादव भी अब उन स्टार प्रचारकों की प्रथम श्रेणी में शामिल हो गए। तो समाजवादी कुनबा भी इकट्ठा हो गया है और जो डिवीजन था परिवार के अंदर, उस डिवीजन को भी किसी तरह इन लोगों ने आपस में बांटने की कोशिश की है। लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं, जमीन पर जो मुद्दे हैं, वो अपनी जगह हरकत में दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जितना मैं रीड कर पा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित हो रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस तरह से उन्होंने पूरी मैकेनिज्म को, अपनी पूरी गवर्नेंस ब्यूरोक्रेसी पर लाके कॉन्सेंट्रेट कर दिया था, और उस ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की अनदेखी हुई है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके माध्यम से उन्हें प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल पाया। ब्यूरोक्रेसी अपने अनुरूप ही फीडबैक देती रही, और वही जो केंद्र की नीतियों के माध्यम से जितना भी लाभ प्राप्त कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये उनके लिए एडवांटेज है। पिछले 3 महीनों में जिस तरह से उन्होंने राशन पानी देने की कोशिश की है, तो उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की है। वही अखिलेश यादव ने जिस तरह से 69,000 का जो शिक्षा भर्ती थी, या कहिए कि पिछड़ों की भर्ती होनी, तो उसका भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। छुट्टा पशुओं को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। ये सारी चीजें आपस में काउंटर पोलराइजेशन हो रहा है। लेकिन ये कहना कि पोलराइजेशन नहीं हो रहा, कहीं कहीं पर पोलराइजेशन भी देखने को बिलाल साहब, मिल रहा एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है, आपको रोकेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी, उनके बेटे मयंक जोशी, इस वक्त की लखनऊ से बड़ी खबर है और राजनीतिक खबर है। कल लखनऊ में मतदान है, यानी अवध की राजधानी लखनऊ में कल मतदान है, और भारतीय जनता पार्टी की सांसद, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रही, कांग्रेस की भी बड़ी नेता रही, प्रदेश अध्यक्ष रही, और लखनऊ कैंट से विधायक भी रही, रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने एक बार फिर अखिलेश यादव से मुलाकात की है। लखनऊ की टिकट घोषित होने से ठीक पहले, लखनऊ की टिकट घोषित होने से ठीक पहले मयंक जोशी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, और के न्यूज ने यह पुख्ता खबर ब्रेक भी की थी। लेकिन उसके आगे फिर ना सपा की तरफ से कोई बात बढ़ी, ना मयंक की कोई गतिविधि आई। ऐसा लगा था कि समाजवादी पार्टी मयंक जोशी को टिकट वहां दे सकती है। उस वक्त ये खबर आई थी, और सिर्फ हमने के न्यूज इस खबर को ब्रेक किया था पूरे देश में। और आज वो खबर जिसे हमने ब्रेक किया था करीब 1 महीने पहले, वो खबर एक तरीके से उस पर मोहर लगा दी है खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट किया है, और उन्होंने कहा है कि मयंक जोशी से शिष्टाचार भेंट हुई। अब राजनीति में कल लखनऊ में वोट पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद का बेटा विरोधी दलों का धुरी है, उस नेता से मुलाकात करता है, और वो नेता ट्वीट करता है कि मयंक जोशी से, पीछे साइकिल का चुनाव निशान लगा है, अखिलेश यादव लाल वाली टोपी पहने जो हरदम पहने रहते हैं, और मयंक जोशी एक युवा चेहरा, भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी से इस वक्त क्या शिष्टाचार हो सकता है? ये तो सीधे पॉलिटिकल मसला है। भारतीय जनता पार्टी ने रीता बहुगुणा जोशी के बार गुहार लगाने के बाद कि वो अपना भी पद छोड़ने को तैयार हैं, वो सांसदी से भी इस्तीफा देने को तैयार हैं, लेकिन उनके बेटे मयंक को कैंट से टिकट दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे मयंक को टिकट नहीं दिया। रीता नाराज भी चल रही हैं। और एक बात बता दें, 70-72 हजार वोट लखनऊ की कैंट विधानसभा में पहाड़ियों के हैं, और उसमें ब्राह्मण पहाड़ी ज्यादा हैं। और रीता बहुगुणा जोशी ये 70-72 हजार वोटों को अपनी तरफ आकृष्ट करके ही, चाहे वो समाजवादी पार्टी की लहर हो, चाहे उससे पहले के चुनाव रहे हों, उसमें भी वो विधायक कैंट से बन चुकी हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश की राजनीति की। मयंक जोशी का अखिलेश यादव से मिलना अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। वैसे भी ब्रजेश पाठक मध्य विधानसभा से, लखनऊ मध्य से
लखनऊ मध्य की जो सीट है उसको छोड़कर कैंट चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने सीट बदली है और वहां से समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता रविदास मेहरोत्रा लड़ रहे हैं। पिछली बार भी ब्रजेश पाठक वहां से संघर्ष के बाद चुनाव जीते थे। एन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता उस कैंट इलाके में काफी प्रभावी ये जोशी परिवार, उस परिवार का युवराज मयंक जोशी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मिलता है और अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई ये शिष्टाचार भेंट है। वोटिंग शुरू होने में कुछ घंटे हैं। कल सुबह 7 बजे से लखनऊ में वोटिंग है, लखनऊ समेत 9 जिलों में वोटिंग है। बिलाल साहब, ये कैसा राजनीतिक शिष्टाचार है? देखिए, मैं उस समय आपके चैनल पे मौजूद था जब आप लोगों ने इस खबर को ब्रेक किया था। मैं इसका मैं साक्षात गवाह हूं और उस समय मैं आपके चैनल पे पार्टिसिपेट कर रहा था। देखिए, ये लास्ट मोमेंट पे स्कोर करना कहलाता है। मयंक जोशी की जिस तरह से मुलाकात हुई है, तो ये लास्ट मोमेंट पर जितना भी अपने पाले में लोगों को लाने की कोशिश हो सकती है, हो सकता है कि थोड़ी देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ अपील करते नजर आए गठबंधन के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में। हो सकता है वो सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपील कर नजर आए, या हो सकता है वो थोड़ी देर बाद खुद ट्वीट करते हुए नजर आए कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट दीजिए। तो ये लास्ट मोमेंट पे स्कोर करना होता है। हालांकि उन्हें टिकट नहीं दिया, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर इमरान मसूद काफी कोशिश कर रहे थे, हालांकि उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्हें पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर से सहारनपुर में बिलाल साहब, रीता बहुगुणा जोशी का परिवार और मयंक जोशी कुछ और जी बताइए कंप्लीट। रीटा बहुगुणा एक बड़ी नेता है, प्रदेश अध्यक्ष रही कांग्रेस पार्टी की, महिला कांग्रेस की भी अध्यक्ष रही। उनका बड़ा प्रोफाइल है, बड़ी सभ्य लेडी मानी जाती हैं, बड़ी वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड मानी जाती हैं। ब्राह्मणों में उनका प्रभाव है। अगर लास्ट मोमेंट पे इस तरह का कोई क्लू मिल रहा है तो यकीनन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। बिलाल साहब, रीता बहुगुणा जोशी के पिता पंडित हेमवती नंदन बहुगुणा, हालांकि उस समय वो पंडित नहीं लगाते थे। आजकल राजनीति में पंडित और ठाकुर ये शुरू हो गया है। वो केवल सिर्फ बहुगुणा हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता और मुख्यमंत्री भी रहे। तो रीता बहुगुणा जोशी उस परिवार से आती हैं। तो एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक जो मैंने आपको सवाल किया कि क्या मयंक जोशी ऐन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट साबित हो सकते हैं, आपने इसका जवाब दे दिया। लेकिन दूसरा सवाल, क्या रीता का भी इस्तीफा हो सकता है? बिलाल साहब, देखिए, परिस्थितियों में कुछ भी संभव है। आपने रीटा बहुगुणा को हेमवती नंदन बहुगुणा से जोड़ा, तो वो उनका अतीत है। लेकिन रीटा बहुगुणा के परिवार में विजय बहुगुणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे, इनके सगे भाई थे और वो भी बड़े कद्दावर नेता थे। तो पहाड़ी ब्राह्मणों में इनका प्रभाव है, नो डाउट। और रीटा बहुगुणा जिस तरह से बहुत ही सरलता के साथ लोगों के वो काम करती हैं, लोगों के काम आती हैं, तो ये नाराज तो चली रही थी। और उन्होंने खुद कहा था कि अगर मेरे बेटे को टिकट दोगे तो मैं उसके इस्तीफे के लिए भी तैयार हूं। इस तरह तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ऑफर कर दिया था। अगर लास्ट मोमेंट पर उनके बेटे की मुलाकात होती है तो इसमें कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। उसके संकेत रीटा बहुगुणा पहले ही दे चुकी है। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। अवध को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपने समझाया। इस राजनीतिक जो दांव पेच हैं इनको भी आप बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाते हैं। हमें समय देने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। लेकिन ये राजनीति है, कैसे रंग बदलती है ऐन वक्त पर। अभी बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि जैसे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले यूपी उत्तराखंड में जो दूसरे चरण में, यूपी का दूसरा चरण और उत्तराखंड में चुनाव चल रहा था, और अचानक सुबह 8 बजे योगी आदित्यनाथ का एक इंटरव्यू प्रसारित होता है और उसमें बहुत कुछ कहते हैं, बहुत सारे संकेत और संदेश मतदाताओं के लिए रहते हैं। और इतना ही नहीं, उसमें विपक्ष पर तीखे वार करते हैं, कटाक्ष करते हैं, मतदाताओं को आगाह करते हैं। तो इस तरीके की चीजें अब विपक्ष भी आखिरी वक्त के लिए रखने लगा है। सीखा इसी भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष ने भी है, लेकिन अब वो भी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करने लगा है। मुझे लगता है कि मयंक जोशी उसी रणनीति का एक हिस्सा है। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद अभी रीता बहुगुणा जोशी के बारे में कोई खबर हमें मिले कि पार्टी ने उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ कर दी या उन्होंने खुद पार्टी को नमस्कार कर दिया। ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये राजनीति है और अवध
ये तय करेगा 9 जिलों की 59 सीटों पर किसका दबदबा होगा।